सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। आप लोगों को याद होगा एक डे तो हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस कर लिया था, एक डे हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है यह है वर्ल्ड सोइल डे, यानी कि विश्व मृदा दिवस। जो मिट्टी होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि आज के डेट में अगर हम लोग बात करें, हमारी कंट्री में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी मिट्टी से वो गेहूं निकालते हैं, चावल निकालते हैं, जिसको हर एक पर्सन जो आज के पृथ्वी के ऊपर है खाकर अपना जीवन बसर करता है। पर लेकिन अगर ये मिट्टी आज की डेट में जिसको हम लोग काफी ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं, सही तरीके से मेंटेन नहीं की गई, तो ये काफी बड़ा पोल्यूशन का रीजन बनता है। और इसी के चलते ये कहीं ना कहीं हमारी खाने के लिए या फिर हमारा इस मिट्टी के ऊपर रहने के लिए, ये और कई तरीके से हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके और जो मृदा पोल्यूशन है उसको भी रोका जा सके और प्रोडक्टिव हम लोग मिट्टी को रख सके, तो इसी के चलते यहां पर ये वर्ल्ड सोइल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है कि आप लोग डिफरेंस देखा कीजिए जो नेशनल और इंटरनेशनल डे में है, तो दोनों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहां पर 5 दिसंबर यानी कि आज के दिन यहां पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे जो है ये एक हेल्दी इकोसिस्टम हमारे पास में होना चाहिए, और जो सोइल है यानी कि जो मिट्टी है उसकी हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी एक तरीके से जो इंसान है, जो इंसान पृथ्वी पर है, उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों को कई बार एक बात बोली है कि हमारी कंट्री की सिचुएशन ऐसी है कि कोस कोस पे बदले पानी, सवा कोस पे बानी। तो यही काम आप लोगों को मिट्टी का देखने को मिलेगा। मिट्टी आप लोगों को कहीं पर काली मिट्टी देखने को मिलती है जहां पर कपास होती है, कहीं पर रेतली मिट्टी देखने को मिलती है जिसमें रेत ज्यादा होता है, वहां पर आप लोगों को जैसे खरबूजा, ये तरबूज, ये वाली चीजें फसल आप लोगों को उगती हुई नजर आएगी। कहीं पर अच्छी खासी मिट्टी होती है जहां पर आप लोगों को नॉर्मल एग्रीकल्चर, गन्ना, गेहूं वगैरह, दाल दलहन, ये सारी चीजें उगती हुई नजर आती है। तो ये इस तरीके का जो पैटर्न है हमारी कंट्री में, ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की जो एक नॉर्मल डाइवर्सिटी है उसके साथ में भी मैच करता हुआ नजर आता है। तो ये अगर हेल्दी हमारी मिट्टी रहती है तो ये आने वाली जनरेशन के लिए भी और प्रेजेंट जो जनरेशन है उसको भी फायदा पहुंचाती है। तो इसी के चलते यहां पर बात की जा रही है कीप सॉइल अलाइव, यानी कि जो आज के में जो अगर पोल्यूशन की बात करें, मृदा पोल्यूशन काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है, काफी कुछ उल्टा सीधा मिट्टी के अंदर मिलाया जाता है। इवन आज की डेट में अगर बात करें, जो हमारी कंट्री में जो मिट्टी है उसको इतनी जहरीली हो चुकी है कि उसके अंदर अगर कैंचुए की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कई सारी ऐसी रिपोर्ट भी आती है कि कैंचुए की संख्या भी खत्म होती जा रही है। और मिट्टी के अंदर से अगर कैंचुओं की संख्या अगर खत्म हो जाती है तो ये समझिए कि जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है, और मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है तो जो कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी, उसका क्या होगा, किसानों का क्या होगा। तो इस तरीके से बोलिए, ठीक है। तो कीप सोइल अलाइव, प्रोटेक्ट सोइल बायोडाइवर्सिटी, ये अब की बार का यहां पर कैंपेन या फिर थीम आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सोइल को अच्छा रखने की बात यहां पर की जा रही है। तो ये हो गया आज का सेकंड डे। एक डे मैंने डिस्कस कर लिया था मॉर्निंग में, ठीक है। काफी अच्छा लगता है जब आप लोग मॉर्निंग में उठते हैं, पर लेकिन टारगेट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं आप लोग। देखिए कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं, 1-2 दिन उठकर फिर उनके अंदर का जोश होता है ना, जो जोश स्टार्टिंग में उठते हैं कि यार ये कर देंगे वो कर देंगे, 2 दिन में वो जोश जो है ठंडा पड़ जाता है। और यहीं से आप लोग देखिए बहुत कम बच्चे ऐसे जिनका सिलेक्शन होता है, पर लेकिन वो बच्चे वो हैं जो रियलिटी में डेडिकेटेड और डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ को लीड करके चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन जोश में अगर पढ़ दिए 24 घंटे और दूसरे दिन 24 मिनट, बस ऐसे तो हो चुका काम। तो मॉर्निंग में जो उठ रहा है वो प्रॉपर वे में उठिए और पैटर्न को फॉलो करिए अच्छे से, फिर आप लोग अपना दिन देखिएगा। जो एक बार ये चीज समझ गया ना, वो बच्चा आप लोग देखिएगा जो मॉर्निंग में उठकर ढंग से अपनी चीजों को फॉलो कर रहा है, जिसको समझ में आ गया कि यार कितना कमाल की चीज है ये मॉर्निंग में उठना और अपने शेड्यूल को फॉलो करना और मैक्सिमम जनता से आगे चलना, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे रिजल्ट के टाइम पर फिर। तो इसलिए चीजों को फोकस देकर चलिए थोड़ा सा, ठीक है। आज जो है यहां पर कोई मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आज है सैटरडे, और सैटरडे और संडे आप लोगों का रिवीजन होता है। सैटरडे और संडे में यहां पर हम लोग जो निबंध, ऐसे और जो एथिक्स का क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। तो आज हम देखेंगे यहां पर निबंध, तो निबंध भी आप लोगों को यहां पर लिखना है। और इसी के साथ में कोशिश कीजिए जो भी रिवाइज किया जाता है, पूरे वीक में पढ़ा जाता है, उसको रिवाइज कीजिए। और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिख सकते हैं कि पूरे वीक में कौन कौन से हम लोगों ने मैप बेस्ड क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज जो मैं आप लोगों को यहां पर ये निबंध देने जा रहा हूं, ये आप लोग देखिए यहां पर काफी इंपोर्टेंट है। और यहां पर 2004 में ये निबंध पूछा गया, ये नवंबर नहीं है दिसंबर है यहां पर, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, यानी कि जो न्याय सक्रियता, जो न्याय की जो सक्रियता होती है उसके बारे में बात की जा रही है, और इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में, और लोकतंत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म और इंडियन डेमोक्रेसी, न्यायिक सक्रियता और इसी के साथ में भारतीय लोकतंत्र, तो इसको बेसिकली आप लोगों को यहां पर इसके ऊपर निबंध लिखना था। और 2004 में हमारी कंट्री में इसके ऊपर ये बेसिकली निबंध पूछा भी गया यूपीएससी के द्वारा।
तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? जब जुडिशरी जो है वो एक ऐसे काम करती नजर आएगी जो नॉर्मली हमारी कंट्री में गवर्नमेंट को करने चाहिए, तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म होता है। लोकतंत्र क्या होता है? जब जनता के द्वारा चुनी गई जो गवर्नमेंट है वो जनता के लिए काम करती है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, तो गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, यानी कि जनता के लिए जो गवर्नमेंट है वो जनता के द्वारा और जनता की गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि ये ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा दी गई थी। कई सारे जो जुडिशियल एक्टिविज्म के केस अभी रिसेंटली यहां पर आप लोगों को देखने को मिले। जैसे पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो जुडिशरी को इंटरफेयर करना पड़ता है। अगर आप लोग जो हाईवे है उसके आसपास जो दारू की दुकान की बात करते हैं, शराबों की दुकान जो रहती है उनको हटाने की बात करते हैं, तो जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिलता है। कई सारे ऐसे डिसीजन है जहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म सामने निकल कर आता है। अगर बात करें तो गवर्नमेंट को वहां पर काम करना चाहिए, ठीक है। तो वो वाला जो फंडा है, आप लोग अगर हिस्ट्री उठाकर देखेंगे और कंट्री में गवर्नमेंट सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, जब जब जुडिशरी के हाथ में पावर ज्यादा जाती है तब तब आप लोगों को तब देखने को मिलेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कमजोर होती है। जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो ताकतवर होती है तब तब जो जुडिशरी है वो आप लोगों को थोड़ी सी ढीली ढाली नजर आती है। ये आप लोगों ने देखा होगा इमरजेंसी के ड्यूरेशन में भी, तो कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ी सबसे कड़ी जो एक तरीके से अगर संविधान के हिसाब से हम लोग चलें तो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए यहां पर एक अच्छा सा, यानी कि जुडिशरी अपना काम करे और यहां पर जो गवर्नमेंट है वो अपना काम करे, और सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को आगे चलते हुए एक बैलेंस बनाते हुए दोनों को आगे बढ़ना है। तो इसके ऊपर एक अच्छा सा निबंध आप लोग को लिखना है। पॉलिटी के कॉन्सेप्ट भी आप लोग कुछ यूज कर सकते हैं। इसी के साथ में क्या चल रहा है आज के में कंट्री में, जो उदाहरण के तौर पर जो कुछ बातें मैंने आप लोग को बताई उनको यूज कर भी आप लोग अच्छा सा एक ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 दिन होते हैं यहां पर, संडे और सैटरडे अच्छा सा एक ऐसे लिखेगा, और बाकी जो एथिक्स का पेपर है वो आप लोगों में टेलीग्राम पर भी और इसी के साथ में जो फेसबुक में आंसर राइटिंग ग्रुप है वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, उसको भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। तो वीडियो के नीचे जो आप लोग लिंक है उस पर जाकर क्लिक कर इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ज्वाइन करने का पैसा ले रहे हो क्या? तो यार ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं है, बस आप लोग सिलेक्शन लीजिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो वो सब कुछ लिंक वीडियो के नीचे है, उनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। आइए अब आर्टिकल देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल थोड़ा सा डिफरेंट आर्टिकल यहां पर लिखा गया है, जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसके बारे में एक एंगल और आप लोगों को जानने को मिलेगा। एमएसपी के बारे में बात की जा रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो दोनों को कंबाइन कर यहां पर डिस्कस करूंगा। अभी कई सारे राज्य ऐसे हैं जो रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं, मैरिज को लेकर, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। ये जो आर्टिकल है ये है साउथ इंडिया के बारे में, और साउथ इंडिया में भी किस एरिया के बारे में है यहां पर ये आर्टिकल है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में आप लोगों को देखने को मिल रहा है पॉलिटिक्स जो है काफी गहमा गहमी चल रही है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो रजनीकांत साहब के द्वारा पॉलिटिक्स में जो एंट्री है उसके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि आज की डेट में एआईएडीएमके अगर बात करें डीएमके, ये 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो वहां पर जो आज के में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर वहां पर चलना चाहती है। रजनीकांत जी कई जगह उनके साथ में पोडियम शेयर करते हुए नजर आते थे, पर लेकिन अब उनके द्वारा डिस्टेंस बनाई जा रही है। और खासकर जो उनके द्वारा कमेंट किया गया आज की डेट में जिस तरीके से सोसाइटी को लेकर साथ में चलना है और सेक्युलरिज्म का जो पैटर्न है वो फॉलो करके चलना है। तो इसी के चलते आने वाले टाइम में अगर देखिए यहां पर क्या होता है साउथ इंडिया के अंदर, खासकर तमिलनाडु के अंदर रजनीकांत जी को भगवान के तरीके से देखा जाता है। अब अगर ये पॉलिटिक्स में आते हैं तो कैसे ये अपनी पॉलिटिकल कैरियर को लेकर यहां पर चलने वाले हैं और क्या इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जब तक जयललिता जी थी तब तक यहां पर इन्होंने इस तरीके से जो मुद्दे हैं उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया था। पर लेकिन जब से जयललिता जी की डेथ हुई तो तब से लेकर यहां पर कंडीशन आप लोगों को ये देखने को मिल रही है हमारी कंट्री में कि साउथ इंडिया के अंदर एक कहीं ना कहीं गैप सा आ गया है। तो उस गैप को भी ये फुलफिल करेंगे अगर चीजें सही डायरेक्शन में चल पाती है। तो आप लोग क्या चाहते हैं वहां पर, ये आप लोग अगर आप लोगों से पूछूं मैं, रजनीकांत जी को आप लोग जानते हैं, बहुत सारी मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, तो इनको एक इंडिपेंडेंट नई पार्टी बनानी चाहिए या फिर जो प्रेजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ में मिलकर काम करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? हालांकि इनका पूरा फोकस जो है वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर है। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की एंट्री को काफी अच्छा माना गया था कि डेमोक्रेसी को ग्राउंड लेवल पर पहुंचाने का ये काम करेंगे, पर प्रेजेंट टाइम पर वो अप टू द मार्क आप लोगों को नहीं दिख रहा है, हालांकि ग्राउंड लेवल पर देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में सिचुएशन कैसे सुधरती है। देखिए जितने ज्यादा पढ़े लिखे और जितने ज्यादा सही बिना लालच रखते हुए लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तभी पॉलिटिक्स सुधर पाएगी। और पॉलिटिक्स कोई गंदी चीज नहीं है, अगर पॉलिटिक्स गंदी चीज होती तो हमारा संविधान बनाने वाले भी पॉलिटिशियन ही थे, इस तरीके से आप लोग समझिए। तो इसको गलत तरीके से मत देखा कीजिए। पॉलिटिक्स अगर गंदी चीज होगी तो हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए पॉलिटिक्स में अच्छे लोग भी रहते हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल गंदे लोग हैं वहां पर हाँ कुछ कंटेंट ज्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग को लगता है कि चीजें गंदी हो गई हैं।
तो वो चीजें देखने को मिलती है। पर लेकिन अगर अच्छे लोग जाने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर पॉलिटिक्स अच्छी कैसे होगी। तो इसलिए पॉलिटिक्स जो है वो हमारी कंट्री को आगे लेके चलने का एक तरीका है, बैसाखी है जिस पे कंट्री चलेगी आगे। तो अगर बैसाखी सही होगी तो सही डायरेक्शन में चलेंगे, वरना काम नहीं चलेगा। तो अगर कोई भी आगे चल के पॉलिटिशियन बनना चाहता है तो ये कोई गलत बात नहीं है, पर लेकिन मंशा अच्छी होनी चाहिए। साइड वाला आर्टिकल यहां पर ये है ग्राउंड जीरो। आज सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, तो पर्टिकुलर एरिया के बारे में यहां पर बात बताई जाती है। तो यहां पर जो बात की जा रही है ये की जा रही है, अगर एक गरीब परिवार को आज की डेट में आप लोग देखते हैं, यहां पर एक ऐसा गरीब परिवार है जिसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो जिस तरीके से इनकी जिंदगी चलती है, तो किस तरीके से यहां पर जिंदगी चलती है, तो राजस्थान का जो यहां पर चूरू और जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है यहां पर ये, उसके बारे में बात की जा रही है। बेसिकली आज की डेट में इन लोगों के बारे में डेटा अवेलेबल ही नहीं है प्रॉपर वे में। अगर हम लोग देखें कि हमारी कंट्री में कितने ऐसे लोग हैं जो कि प्रॉपर अपना खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, तो उनकी जिंदगी कैसे चल रही है, उनका गुजर बसर कैसे चल रहा है, तो इसके बारे में कोई ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो इन सब चीजों के बारे में फोकस करना चाहिए। फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में तो हम लोग बात करते हैं, पर लेकिन क्या रियलिटी में ग्राउंड लेवल तक ये फूड सिक्योरिटी एक्ट पहुंच पाता है? तो प्रधानमंत्री जो मातृत्व सुरक्षा अभियान की हम लोग बात करते हैं, क्या महिलाओं को उसकी सही तरीके से नॉलेज है और उसको हम लोग ढंग से प्रोवाइड करा पा रहे हैं? तो बहुत सारी स्कीम्स है, पर लेकिन ग्राउंड लेवल पर देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि डेटा भी प्रॉपर वे में अवेलेबल नहीं है इन सब चीजों के बारे में कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ठीक है, तो ये राजस्थान की बात है। आप लोगों को अपने आसपास वाले एरिया में भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है, तो इनके लिए डेटा अवेलेबल होना चाहिए। और खासकर जो पेंडेमिक यानी कि महामारी है, इसने प्रेग्नेंट वुमेन और खासकर वो वुमेन जो गरीब है, तो उनके लिए और ज्यादा खतरा क्रिएट कर दिया गया है यहाँ पर। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कम से कम एक खाना बैलेंस डाइट होनी चाहिए, क्योंकि जच्चा और बच्चा दोनों के बेसिकली हेल्थ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसको ढंग से लेकर नहीं चला जाएगा तो सिचुएशन जो है वो खराब होती काफी लार्ज स्केल पर नजर आएगी। तो ये है यहां पर इसके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया जो समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। ये किसानों के बारे में। हमारी कंट्री में अगर किसानों के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, और खासकर अगर किसानों के बारे में नॉर्मल तरीके से बात करूं अगर लैंड के बेस पर, तो कैसे कैसे किसान हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। तो किसानों को हमारी कंट्री में लैंड के बेस पर ये कुछ कैटेगरी है जिनमें डिवाइड किया गया है। मार्जिनल फार्मर बोलते हैं, जिनके पास में जो साइज है वो 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, उसको मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आप लोग लाते हैं। अगर स्मॉल होल्डिंग फार्मर की बात करें, यहां पर आप लोग स्मॉल फार्मर की बात करें तो 1 से लेके 2 हेक्टेयर होता है। सेमी मीडियम ये यहां पर साइज जो है 2 से लेके 4 हेक्टेयर, मीडियम ये 4 से लेके 10 हेक्टेयर, और 10 हेक्टेयर से अगर ज्यादा जमीन है तो यहां पर आप लोग इसको बोलिएगा कि ये हो गए बड़े बड़े किसान। ठीक है, तो ये जो बेसिकली अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि ये वो प्रोटेस्ट चल रहा है जहां पर बड़े बड़े किसानों का जो एक तरीके से जो बड़े बड़े किसान है, एक तरीके से बड़े बड़े किसानों का स्टेक जो है वो दांव पे लगा हुआ है। वरना जो छोटे छोटे किसान है, और कई सारे तो ऐसे किसान है जिनकी खुद की जमीन नहीं है, वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं एज ए लेबरर के तौर पर, तो वो भी किसान ही आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो उनके बारे में भी थोड़ी बात होनी चाहिए। हम लोग बड़े बड़े मुद्दों के बारे में बात करते हैं, पर लेकिन जो फोकस होना चाहिए वो डिफरेंट स्टेटा जो फार्मिंग कम्युनिटी है उसके ऊपर आप लोगों को करना चाहिए, ना कि बस आप लोग यहां पर बड़े बड़े किसानों की बात करते हैं। तो उस वाले किसान को भी आप लोगों को ध्यान में रख के चलना है जो दूसरे किसानों के खेत में काम करता है। ठीक है, जो लेबर फोर्स होती है, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। अभी हमारी कंट्री में प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? हमारी कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहा है कि अभी पार्लियामेंट के द्वारा ये 3 एक्ट थे जिनको बनाया गया ये पास कर, पर लेकिन ये जो एक्ट जब बनाए गए, ना तो फार्मिंग की जो कम्युनिटी है उनसे बात की गई, ना फार्मर की जो किसान यूनियन है उनसे बात की गई, और आनंद फानंद में पहले ऑर्डिनेंस लाया गया, यानी कि अध्यादेश जारी किया गया। हमारी कंट्री में जब संविधान में आर्टिकल 123 में जाकर आप लोग बात करते हैं तो इसके थ्रू अध्यादेश लाया जाता है, और जो राज्य की बात करते हैं तो 213 ये गवर्नर अध्यादेश लाते हैं, और यहां पर ये प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट अध्यादेश लाते हैं। तो अगर बात करूं यहां पर ये 3 ऑर्डिनेंस जब लाए गए तब यहां पर लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, फिर इनको एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो उस टाइम पर इवन यहां पर जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी जो इनके साथ में चल रही थी बहुत लंबे समय से, वो भी इनको छोड़कर निकल गई। यहां पर जब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। यहां पर लाइट चली गई देखिए, जब लाइट जाती है तो क्या डिम होती है यहां पर स्क्रीन, कई बार ऐसा होता है प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। देखते हैं, चलिए आ जाएगी 1 सेकेंड। एक मिनट कहां पर था मैं। तो यहां पर अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं तो आप लोग कंडीशन ये देखने को मिलेगी कि किसान इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ट्रेड एरिया क्रिएट करने की बात की जा रही है, नए ट्रेडर लाने की बात की जा रही है। अगर लड़ाई होती है इनके बीच में तो डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशन है उसको लिमिटेड रखने की बात की जा रही है कि यहीं पर ही आप लोगों को सलाह मशवरा करना है, आगे लेकर नहीं चलना है। और मार्केट फी के बारे में बात की जा रही है, तो मार्केट फी को यहां पर एक तरीके से खत्म करने की बात की जा रही है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो यहां पर अभी माहौल एक गर्म क्रिएट किए हुए हैं। यहां पर अगर बात करें किसानों को यह लग रहा है, एक तो
मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो यहां पर इनको नहीं मिल पाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, जब किसान जो है उनको अपनी जो लागत है कम से कम उतना रिटर्न उनको मिल जाता है, एक तरीके से आप लोग बोलिए तो कम से कम ये ऐसा है कि नुकसान नहीं हो रहा है, कि इतना तो पैसा इनको मिल ही जाएगा किसानों को। तो इसके बारे में भी आगे मैं आप लोगों से बात करूंगा। और सब्सिडी जो दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उसके लिए भी यहां पर एक बिल लाया गया, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 जिसको बोला गया। तो यहां पर इनको ये भी लग रहा है कि यहां पर भी आप लोगों से सब्सिडी जो है वो आगे आने वाले टाइम में छीनी जाएगी। आखिर ये काम स्टार्ट कहां से होता हमारी कंट्री में? सबसे पहले किसानों के बारे में जब जो हमारी कंट्री में नई गवर्नमेंट चुनकर आई, उसके बाद में 2 साल बाद 2016 में उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली के अंदर एक रैली कर रहे थे प्रेसिडेंट, जो सॉरी क्या चल रहा है, प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट बोला जा रहा है, कई बार ऐसे टंग स्लिप हो जाती है, सॉरी यार। अगर बात करूं यहां पर आप लोगों से प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में, तो इनके द्वारा बरेली के अंदर बोला गया था उत्तर प्रदेश के अंदर कि वो फार्मर की इनकम को डबल करना चाहते हैं, किसानों की इनकम को डबल करना है 2022 तक। 2022 तक जब किसानों की इनकम डबल की जाएगी, हमारी कंट्री की 75वीं जो आजादी की सालगिरह है वो सेलिब्रेट की जाएगी। कई सारे सेंट्रल मिनिस्टर जो हैं और इसी के साथ में जो ऑफिशियल कमेटी है उनके द्वारा इसको दोहराया गया, पर लेकिन ये भी बोला गया कि काफी बड़ा प्रोमिस है ये, क्या रियलिटी में हम लोग ये फार्मर की इनकम को डबल कर पाएंगे? तो इसी के चलते इनके द्वारा जो ये प्रोमिस था वो कहीं ना कहीं गड्ढे में अभी डलता हुआ नजर आ रहा है। एक तो कोविड-19 ने भी यहां पर कंडीशन खराब कर दी, और दूसरा जैसे पैटर्न लेकर यहां पर चला जा रहा है। 3 फार्म बिल हमारी कंट्री में लाए गए। एक तो लाइसेंसिंग को यहां पर एग्रीकल्चर के अंदर लिबरलाइज किया जा रहा है, इसी के साथ में जो एक्जिस्टिंग बैरियर है उनको हटाया जा रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर से रिलेटेड, और फैसिलिटेट की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को। देखिए अगर देखा जाए प्रॉपर वे में तो ये सारी चीजें अच्छी हैं, ये चीजें बुरी नहीं है, पर लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जैसे गवर्नमेंट यहां पर बोल रही है वो ऐसे ही चलता रहेगा? इसको लेकर किसान जो है वो यहां पर थोड़ा दुखी है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस किस चीज के ऊपर है मेनली, जो कि यहां पर इनके द्वारा कमेंट भी किया गया है कि वन नेशन वन मार्केट के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, यानी कि मार्केट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर पूरा फोकस है। और आज के डेट में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काम भी किया गया काफी लार्ज स्केल पर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर प्रस्तुत की जाती है। हमारी जो रैंकिंग है इसमें ये काफी अच्छे लेवल पर बढ़ी जब से यहां पर प्रेजेंट गवर्नमेंट आई। इससे पहले यहां पर ये आप लोग देखिए कितनी हुआ करती थी, यहां पर 134 हुआ करती थी, और आज की डेट में यहां पर हम लोग कहां पर आ गए हैं, यानी कि जो घट रही है तो इसका मतलब अच्छी कंडीशन में है। ये 131 हो गई, फिर 130 हो गई, फिर 100 हो गई, फिर 77 हो गई, और फिलहाल आज के डेट में अगर आप लोग इसके बारे में बात करिएगा तो ये 63 पर आ गए हैं हम लोग। जो प्रेजेंट इसकी रैंकिंग है वो 63 है, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हमारी कंट्री जो है वो काफी अच्छी पोजीशन पर आ गई है। और इवन मुझे आज के डेट में एक स्पीच भी याद आ रही है जिसमें अरुण जेटली साहब के द्वारा बोला गया था, हालांकि आज के डेट में हमारे बीच में वो नहीं है, कि जल्दी हमारी कंट्री जो है अंडर 50 में आने वाली है। तो इस हाई स्पीड से हम लोग चल रहे हैं कि हमारी कंट्री में काफी सारे स्टेप उठाए गए हैं बिजनेस को एक सही डायरेक्शन देने के लिए। तो हमारी जो रैंकिंग है वो कहां कहां पर अच्छी हो रही है और कहां कहां पर बुरी है, तो इसमें टोटल मिलाकर ये इंडिकेटर है जिसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं। ये 10 इंडिकेटर है, इसके बारे में याद रखना, ठीक है? ये 10 इंडिकेटर हैं और क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कंस्ट्रक्शन परमिट कैसे दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के किस तरीके से यहां पर कनेक्शन मिल रहे हैं, इसी के साथ में अक्रॉस द बॉर्डर कैसे ट्रेड हो रहा है, टैक्स किस तरीके से पे किए जा रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे रिजोल्व कर रहे हैं, खासकर इंसॉल्वेंसी को इनफोर्स कैसे जा रहा है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कैसे बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, इसी के साथ में क्रेडिट फैसिलिटी कैसी है, जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर हैं यानी कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और कैसे रजिस्टर किया जा रहा है प्रॉपर्टी को, उसमें तो कोई घपलेबाजी नहीं चल रही है। तो इसमें से अगर आप लोग देखिएगा मोटे मोटे तौर पर तो यहां पर कुछ ऐसे एरिया जिनमें हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, पर लेकिन कुछ ऐसे एरिया जहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और बुरा परफॉर्म किया है। डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट में हमारी जो यहां पर बेसिकली जो रैंक थी वो यहां पर 52 से तो हमारी 27 पर आ गई है, अच्छा हुआ है। अगर अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड के बारे में बात करें तो जीएसटी से भी काफी इंपैक्ट पड़ा है, तो 68 आ गया। इंसॉल्वेंसी को अगर रिजोल्व करने की बात करें 108 से ये आ गया 52 पर, क्योंकि हमारी कंट्री में कई सारे रूल और रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं। पर लेकिन प्रोटेक्ट माइनॉरिटी इन्वेस्टर, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है उनकी कहानी खत्म होती जा रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऊपर ज्यादा फोकस है, इसीलिए इसमें हमारी रैंकिंग घट गई है, ठीक है। अगर बात करें क्रेडिट जो फैसिलिटी है, कई सारे बैंक हमारे अभी बर्बाद होते हुए नजर आए, जिसके चलते येस बैंक के बारे में बात करें तो और भी कई सारी जो सिस्टम है खराब होते हुए नजर आए। बैंकिंग सिस्टम में एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिला, तो इसमें भी हमारी रैंकिंग जो है वो डाउन हो गई। कॉन्ट्रैक्ट को भी प्रॉपर वे में इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है, तो इसमें भी रैंकिंग ये है डाउन हो गई। तो टोटल मिलाकर यहां पर ये 10 इंडिकेटर हैं, जिसमें से 6 ये इंडिकेटर हैं, इनका एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को दिया, बाकी जो इंडिकेटर हैं वो यहां पर बैलेंस रहे। तो अभी रिसेंट जो रैंकिंग है वो 63, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है। तो किसानों के ऊपर फोकस न देके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, ये यहां पर राइटर बोलने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर बात करूं, जब ये तीनों बिल पार्लियामेंट के अंदर लाए गए तो अपोजिशन के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट किया गया। इसका प्रोटेस्ट का रीजन एक ये भी था क्योंकि प्रॉपर वे में इनको डिस्कस नहीं किया गया पार्लियामेंट के अंदर और आनन फानन में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको पास कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आज के में एग्रीकल्चर के बारे में आप लोग बात करें, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है एग्रीकल्चर, तो पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर इसके ऊपर रूल और रेगुलेशन बना रही है। जबकि अगर ढंग से प्रोविजन को आप लोग देखोगे, मार्केटिंग के बारे में जो बात की जा रही है वहां पर थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हैं कुछ पोर्शन है कॉन्टेंट लिस्ट के अंदर, पर लेकिन जिस तरीके से ये बिल प्रेजेंट किया गया और इसको एक्ट में कन्वर्ट किया गया तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी कि संवैधानिक इसका क्या दर्जा है उसके ऊपर भी क्वेश्चन लग रहा है और ये भी अत्यधिक संदिग्ध माना जा रहा है यहां पर। तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा यहां पर देखने को मिल रहा है। और इसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है, अगर वुमेन के बारे में आप लोग कोई रूल और रेगुलेशन बनाना चाहते हैं कि कैसे वुमेन का फायदा हो सकता है, कैसे हम लोग अपनी कंट्री में महिलाओं को सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं, तो आप लोगों को महिलाओं से डिस्कस करना चाहिए ना सबसे पहले कि क्या क्या उनको चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन अगर आप लोग खुद ही बैठकर अपने आप रूल और रेगुलेशन बना लेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो यही बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि वुमेन के बारे में अगर हम लोग उनसे डिस्कस नहीं करेंगे, तो अगर किसानों के बारे में भी हम लोग उनसे डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि हम लोग किसानों से डिस्कस करना चाहिए था उनको क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या प्रॉब्लम है, तब जाकर आप लोग ऐसे कोई ये बेसिकली ऐसे एक्ट आप लोगों को लेकर आने थे। पर लेकिन आनंद फानन में इसको झटपटा के तरीके से झटपटाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पास कर दिया। और जैसे यहां पर ये काम इनके द्वारा किया गया था, इवन इनकी काफी पुरानी जो अलाई थी, हमेशा इनके साथ में रहती थी, शिरोमणि अकाली दल, उनके द्वारा भी इनसे अपना नाता तोड़ लिया गया। यानी कि इनकी वजह से जो उनका अलायंस है वो ब्रेक हो गया यहां पर और प्रोटेस्ट किया उन्होंने इसके खिलाफ। पंजाब और हरियाणा जो काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए जान माना जाता है एपीएमसी, जिसको मंडी बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बोलते हैं, जिसमें जाकर ये अपना सामान बेचते हैं। और खासकर अगर बात करें 70 से 80% जिनकी फसल है गेहूं और चावल की, वो मार्केट में बेची जाती है ले जाकर और इनको प्रॉपर इनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। कल को ये सोचिए अगर मार्केट के बाहर कोई प्राइवेट प्लेयर यहां पर इसको खरीदने आता है, जैसे यहां पर बोला गया ना कि यहां पर एक ट्रेड एरिया एक क्रिएट किया जाएगा। ट्रेड एरिया क्या है यहां पर, एपीएमसी तो हो गया यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जिसको मंडी बोलते हैं, ट्रेड एरिया अलग से क्रिएट किया जाएगा इसके पैरेलल में, और यहां पर कोई फी नहीं लगेगी। एपीएमसी में एंट्री की फी लगती है यहां पर, तो इसलिए यहां पर ये फी से फ्री रहेगा। यहां पर ट्रेडर यहां पर ओनली वो इंसान बन सकता है जिसके पास में पैन कार्ड है। अगर कल वो कोई घपला करके भाग जाता है उसको कौन देखेगा, और अगर कुछ घपला होता भी है तो जो यहां पर ये मैकेनिज्म दी गई है इसका ही डिसीजन फाइनल माना जाएगा। तो ये क्या है इसका मतलब तो ये कि सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से जो किसान है वो काफी इरिटेट हो रहे हैं कि यहां पर एक प्रॉपर वे में इनके अंदर चेंज नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और अभी 8 तारीख को इनके द्वारा बोला गया कि पूरी कंट्री में ये क्या करेंगे, पूरी कंट्री में ये बंद करेंगे और भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो देखते हैं क्या कंडीशन यहां पर निकलकर इसकी आती है। अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारी कंट्री में आया 1970s में, तब से लेकर हमारी कंट्री में जो फार्मर की जो इनकम है वो काफी ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हुई और जो किसान है खासकर यहां पर डिवीजन भी काफी बड़ा हो गया। कुछ किसान ऐसे जिनके पास में संसाधन थे वो अच्छे लेवल पर पहुंच गए, पर लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनकी जो जिंदगी खस्ता हालत बनी रही, उसके ऊपर कोई फोकस ज्यादा नहीं दिया गया। तो बड़े बड़े जो किसान हैं उन्होंने तो कंट्रोल कर लिया यहां पर, एक तरीके से उनको सही तरीके से मार्केट में कंट्रोल हो गया। एक तरीके से जो किस तरीके से कई सारी जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, कई ग्रीन कार्ड और कई सारी जो फैसिलिटी सब्सिडी वगैरह जो एक तरीके से जानता है वो सारी चीजों का फायदा उठा रहा है। लोन माफ उसके हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा जस्ट यहां पर बात की जाती है किसानों के लोन माफ करने के बारे में, तो जो गरीब किसान है कई बार उनको ये लोन माफ नहीं होता है। जो अमीर किसान है जो सही पोजीशन पर है उनके लोन माफ होते हुए नजर आते हैं। तो वो भी एक बात यहां पर बोली जा रही है। पर लेकिन आप लोग ये समझिए, एक किसान वो इंसान है जिसकी वजह से पूरी कंट्री खाना खाती है। तो अगर यहां पर एक तरीके से अगर सब किसानों को अच्छा फायदा मिल रहा है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। कम से कम अगर किसान खुश रहेगा तो कंट्री में सबके घर में खाना एक तरीके से चूल्हा जलेगा और सबके पेट में खाना जाएगा। तो किसान को एक तरीके सही डायरेक्शन में लेकर चलना काफी ज्यादा जरूरी है। और आज की बात करें जो लोअर स्टेटा है फार्मिंग कम्युनिटी का, यानी कि जो गरीब किसान है उसके बारे में बात करना पड़ेगा। रिच किसान के जो मुद्दे हैं वो तो आप लोग सामने लेकर आ जाते हैं, पर लेकिन गरीब किसान जो है वो आज के में इंप्लॉयमेंट के ऊपर भी बड़े किसान के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके खेतों में काम करता है और उसको जो रिसोर्सेज है और सर्विस है ये बड़ा किसान ही प्रोवाइड कराता है। तो आप लोगों को डायरेक्ट एक ऐसे किसान के बारे में भी आप लोगों को बात करनी चाहिए, तभी सिचुएशन सुधरती यहां पर नजर आएगी।
इसी के साथ में यहां पर जो ट्रस्ट डेफिसिट अभी देखने को मिला है, ये देखने को मिला है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट बाय करती है ग्रेन फार्मर से, तो उनको एक अच्छा रेट दिया जाता है। ऐसा क्यों रखा गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि जब मार्केट में जाते हैं, कोई गेहूं खरीद रहा है 5 रुपए किलो, कोई 10, कोई 15, कोई 20, अगर यहां पर किसानों को लग रहा है कि यार पता नहीं कहां पर बेचना है, और पता चला एक तरीके से सारे घुमा फिराकर 15 पर आ गए, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होना चाहिए था 25, तो यहां पर तो अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोई नहीं देगा तो इनको इस पर ही बेचकर आना पड़ेगा, पर लेकिन मंडी में जाते हैं तो उनको ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाता है। तो इसलिए यहां पर किसान जो है वो दुखी है कि अगर कल को जो मंडी है अगर वो काम नहीं कर पा रही है तो हमको कौन होगा देखने वाला। तो इसलिए फार्मिंग जो कम्युनिटी है वो यहां पर काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट कर रही है। कुछ बातें मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में आप लोगों से बातें करूं आज के में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये यहां पर कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की रिकमेंडेशन पर फिक्स किया जाता है। ये एक हमारी कंट्री में सेंट्रलाइज एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, स्टेब्लिश की गई थी 1965 में, और जब इसको स्टेब्लिश किया गया इसका नाम रखा गया एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा और बन जाएगा, बना हुआ भी है पास्ट में, तो इसलिए बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। फिर आगे चलकर इसका नाम चेंज किया गया, ये रखा गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस 1985 यानी कि 1985 में। कौन सी मंत्रालय के अंदर में आता है? तो ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में ये आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, इस मिनिस्ट्री का नाम चेंज कब किया गया था? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नाम कब रखा गया था और पहले इसका क्या नाम था? ये क्वेश्चन भी आप लोग बताइएगा यहां पर। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसके बारे में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी हो गई होगी। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा चीजें क्या है और कहां क्या चल रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि एग्रीकल्चर को किस लिस्ट में रखा गया, क्या क्या कंडीशन यहां पर चल रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, किसके द्वारा यह डिसाइड किया जाता है। इसी के साथ में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है इसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो ये वो पॉइंट है जो डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के बारे में आप लोगों से थोड़ी सी बात करूंगा, हालांकि इसके बारे में मैंने मॉर्निंग में आप लोगों से डिस्कस भी किया था। इंटरफेथ मैरिज के बारे में बात की जा रही है। नॉर्मली एक तो होता है कास्ट के अंदर मैरिज कर लेना, एक होता है दूसरे रिलीजन में जाकर मैरिज कर लेना। तो कास्ट के अंदर हमारी कंट्री में जो शादी की जाती है वो लगभग 5% है, जो टोटल इंडियन है ओनली 5% जो होते हैं वो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। पर लेकिन इंटरफेथ यानी कि इंटर रिलीजन जो मैरिज होती है वो तो ओनली लेस देन 3% है, और उसी के बारे में यहां पर अभी काफी ज्यादा हमारी कंट्री में बातें की जा रही हैं। हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, कई सारे राज्य के द्वारा अभी यहां पर अब यहाँ कई सारे राज्य के द्वारा अभी यहाँ पर ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं। ऑर्डिनेंस में से जो एक काफी फेमस ऑर्डिनेंस यहाँ पर अभी न्यूज में है वो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का। इसके बारे में आप लोग थोड़ा समझिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या बातें यहाँ पर बोली जा रही है। तो बेसिकली जो ऑर्डिनेंस है उत्तर प्रदेश के बारे में बात हम लोग जो कर रहे हैं, इसका नाम है उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस। यानी कि अगर अनलॉफुल तरीके से आप लोग एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक तरीके शादी के लिए तो उसको एक तरीके से अनलॉफुल माना जाएगा, ये इनके द्वारा बोला गया है। जबकि यहां पर इसके साथ में अगर बात करें तो आप लोग यहां पर देखते हैं ये बात की गई यहां पर कर्नाटक हाई कोर्ट के बारे में। तो कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा भी यहां पर वही बात बोली गई है, और लगभग यहां पर जो आज के में इलाहाबाद हाई कोर्ट है उनके द्वारा भी इसी तरीके से बातें बोली गई है कि अगर कोई एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होता है तो ये उसका इंडिपेंडेंट यहां पर एक तरीके से फंडामेंटल राइट है, आप लोग उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि आर्टिकल 21 के तहत आता है फंडामेंटल राइट में। तो आप लोग इसमें कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं, तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है। इवन हमारे संविधान के जो निर्माता है भीमराव अंबेडकर जी, उनके द्वारा भी यहां पर ये बातें की गई थी, और प्रियार ईवी जो रामास्वामी है इनके द्वारा भी यहां पर ये बातें की गई थी कि इंटरफेथ मैरिज अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोगों को करना चाहिए, तभी हमारी कंट्री में जो कास्ट सिस्टम है वो यहां पर घटता हुआ नजर आएगा। वरना कास्ट सिस्टम हमारी कंट्री में इतना कड़क है कि वो लोगों के ऊपर हावी रहता है हमेशा। तो कास्ट को अगर किल करना चाहते हैं सोसाइटी में से तो जो आप लोगों को इंटरफेथ और इंटर रिलीजन मैरिज यहां पर करनी चाहिए। इसी के साथ में वोमेन एंड स्लेव के बारे में यहां पर किताब लिखी गई थी प्रियार जी के द्वारा। इनके द्वारा ही बोला गया था कि कोई थर्ड पर्सन का हक नहीं है कि अगर दो लोग शादी कर रहे हैं उनके बीच में वो जाकर बताए कि तुमको ये शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किससे शादी करनी है, किसके साथ कौन से रिलीजन में उनको रहना है, ये सारी चीजें उनको खुद डिसाइड करने दीजिए, ये उनका खुद का हक है। आप लोग इसमें इंटरफेयर करने वाले कौन होते हैं? तो ये बातें यहां पर इनके द्वारा समझाने की भी कोशिश यहां पर की गई है। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है, जब फंडामेंटल राइट ऑलरेडी हमारा संविधान यहां पर दे रहा है तो आप लोग इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? ये बिल्कुल सरासर गलत है इस तरीके से चीजों के अंदर इंटरफेयर करना। तो ये यहां पर समझाया गया बेसिकली आर्टिकल में। ठीक है,
एक इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी कंट्री में, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा अभी यहां पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू यहां पर जो पॉलिसी प्रेजेंट की गई है उसमें चीजों को चेंज नहीं किया गया है। तो प्रोजेक्ट जो किया जा रहा है कि क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में हमारी कंट्री में ग्रोथ जो है वो सही रहने वाला है। क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 इनको समझ लीजिए। अगर बात करें 3-3 महीने के हमारी कंट्री में 4 क्वार्टर होते हैं। तो पहला क्वार्टर जो होता है इसमें बात करते हैं हम लोग, ये होता है यहां पर अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, अप्रैल मई जून, ठीक है। फिर होता है जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो अप्रैल मई जून और इसी के साथ में जुलाई अगस्त सितंबर जा चुके हैं। अभी हम लोगों ने बात की यहां पर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला चल रहा है तीसरा क्वार्टर, और चौथा आएगा फिर जनवरी फरवरी मार्च, जिसमें बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो अभी बोला गया कि तीसरे और चौथे क्वार्टर में जो है वो ग्रोथ यहां पर रिटर्न आ सकता है, ठीक है। जीडीपी जो कॉन्ट्रैक्शन यहां पर रहने वाला है, जिसके बारे में मैंने बात की थी, टेक्निकल रिसेशन शब्द आप लोगों के लिए यूज किया था। क्वेश्चन बन सकता है टेक्निकल रिसेशन क्या होता है। तो जब नेगेटिव में ग्रोथ रहता है 2 कंजुगेटिव क्वार्टर के अंदर, तो उसको टेक्निकल रिसेशन आप लोग यहां पर बोल देते हैं। तो यही टेक्निकल रिसेशन यहां पर इसको बोला जा रहा है, यानी कि 6 महीने तक लगभग अगर आप लोगों का नेगेटिव ग्रोथ है तो टेक्निकल रिसेशन की कैटेगरी में आ जाता है। अगर बात करें हमारी कंट्री में जो ये आज के डेट में रेपो रेट वगैरह ये सारे रेट किसके द्वारा बताए जाते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को चेयरपर्सन कौन होते हैं। तो हमारी कंट्री में जो आज के डेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है वो यहां पर इसको चेयर करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होते हैं। 2 तरीके की पॉलिसी होती है, एक तो बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरे को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो बैंक की होती है, फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। फिस्कल पॉलिसी में क्या करते हैं, जैसे जीएसटी ले आए, ठीक है, टैक्स वगैरह वो सारी चीजें चेंज की, कहां पर कितना खर्च होना है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एक साल के अंदर जब बजट प्रस्तुत किया जाता है और जो इकोनॉमिक सर्वे लाया जाता है, क्या खर्चा हुआ है और क्या खर्च करने वाले हैं, तो इसके अंदर इसके द्वारा बताया जाता है। पर लेकिन रेपो रेट कैसा रहने वाला है, इंटरेस्ट रेट पर कितना आप लोगों को यहां पर किस तरीके से लोन मिलने वाला है, क्रेडिट रेशो क्या रहने वाला है, ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करें तो टोटल मिलाकर इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं। इसमें से 3 तो गवर्नमेंट के होते हैं और 3 आरबीआई के होते हैं। इनको टारगेट दिया गया कि आप लोगों को इन्फ्लेशन जो होता है, इनकी महंगाई जो होती है वो कंट्रोल करके चलना है, और महंगाई को ये कंट्रोल करेंगे तो उसका किस तरीके से यहां पर कंट्रोल किया जाएगा। तो टारगेट रखा गया यहां पर कि 4 ± 2 के बीच में आप लोगों को महंगाई रखनी है, यानी कि 4 ± 2 यानी कि 2 से लेके 6 के बीच में इन्फ्लेशन रखना है। तो ये आप लोगों को एक बैलेंस बनाकर चलना है। पर लेकिन अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा और सोशल स्टेबिलिटी आएगी। तो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। कोरम जो चाहिए यहां पर 4 मेंबर होने चाहिए, जो मिनिमम जो यहां पर काम कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं होंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर अगर टाई होती है तो ही यहां पर वोट डालता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो टाई के टाइम पर उनको वोटिंग राइट होता है। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। पहले हम लोगों ने यहां पर एक पर्टिकुलर जो डे था उसके बारे में जाना, एक निबंध है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और इसी के साथ में आप लोग इसको एंजॉय भी कर सकते हैं अच्छे से। खासकर अगर मैं बात करूं किसके बारे में, जो कि आप लोगों को एथिक्स का जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको भी अटेम्प्ट किया कीजिए। ओवरव्यू हम लोगों ने यहां पर लिया, इसी के साथ में ये आरबीआई से रिलेटेड बात की, रजनीकांत साहब से बात की रिलेटेड हम लोगों ने, इसी के साथ में रिलीजन के बारे में बात की और कहां पर क्या क्या बातें रखी गई हैं वो सारी चीजें जानी, किसानों के प्रोटेस्ट के बारे में समझा। इसी के साथ में जो हम लोगों ने कुछ जो फोकस डाला ये हम लोगों ने देखा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के बारे में, और किस तरीके से किसान हमारी कंट्री में कैसे कैसे किसान की कैटेगरी में किस किस को रखा गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन है जो आप लोग अटेम्प्ट करना है, ये आप लोगों से पूछा गया था। ये यहां पर लेवेंटाइन सी के बारे में बोला जा रहा है कि ईस्ट मोस्ट पार्ट है यहां पर रेड सी के अंदर में। दूसरा बोला जा रहा है कि इसके अंदर लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो साइप्रस है। तो देख लेते हैं क्या क्या बातें बोली जा रही है। ए में बोला गया 1 सही है, बी बोला गया 2 सही है, सी में बोला गया दोनों सही है, उसमें बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है, सही आंसर है बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट गलत है, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर आता है। लोकेशन एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हैं कहां पर है ये, तो यहां पर आप लोगों को ये सी देखने को मिलेगा। तो मेडिटेरेनियन सी के अंदर आ गया, क्योंकि ये हो गया मेडिटेरेनियन सी। रेड सी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। पर्शियन गल्फ यहां पर हो गया, गल्फ ऑफ ओमन यहां पर हो गया। तो ये इधर जाएंगे थोड़ा सा और तो आप लोगों को अपनी प्यारी कंट्री नजर आ जाएगी। तो ये आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसके जो साइप्रस के बारे में बात की जा रही है, तो साइप्रस यहां पर एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट कंट्री आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, जिसके ऊपर अगर बात करें ये एक आइलैंड कंट्री हो गई, पर लेकिन इसका नॉर्थ जो हिस्सा है वो तुर्की के कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेगा। और यहां पर ये हो गया इजराइल, और जो आप लोगों को पैलेस्टीन वाला एरिया, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन देखने को मिल रहे हैं। इधर यहां पर इजिप्ट हो गया और ऊपर हो गया तुर्की। तो ये पर्टिकुलर मैप है, इसके बारे में याद रखिएगा। और मैप बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से निहारा कीजिए, ठीक है। कोई मैप आप लोगों को दिया है तो उसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। तो सैटरडे को आर्टिकल कम होते हैं। तो आज का डिस्कशन इतना ही, अच्छे से आप लोगों ने आई थिंक एंजॉय किया होगा। कैसा रहा लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तभी लाइक और शेयर करना है अगर पसंद आता है, वरना ना तो लाइक करना है ना ही शेयर करना है। और यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ सारी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को
नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता है वीडियो का, तो भी आप लोग यहां पर ज्वाइन कर लीजिए। तो यहां पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।